हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। आज जनाब हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो कि जनरल मैसेज ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी रिगार्डिंग इमिग्रेशन। तो आज हम आपको मिलवाएंगे एडवोकेट मिस फौजिया खान से, जो कि इमिग्रेशन लॉयर हैं, यूके रजिस्टर्ड लॉयर हैं, 2016 से प्रैक्टिस करी हैं इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद की इमिग्रेशन फॉर्म में। लेकिन अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इससे आगे हम ये बताएंगे आपको कि स्टूडेंट वीज़ास कैसे लग सकते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन कैसे होती है, स्किल्ड इमिग्रेशन कैसे होती है, अनस्किल्ड इमिग्रेशन कैसे होती है, एजेंट्स के साथ किस तरह से आप जो है अपना केस लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या एजेंट्स वाकई जेन्युइन भी होते हैं या नहीं, फ्रॉड कैसे हो जाता है, आप कैसे किसी के जाल में फंस जाते हैं और अपने आप को आप कैसे पढ़े लिखे तरीके से प्रोसीड करवा सकते हैं किसी भी अच्छे कंट्री में, इफ़ यू रियली डिजर्व इट। इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं, ये भी हम जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बिशा? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए, आप यूके रजिस्टर्ड लॉयर हैं लेकिन आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करिए, व्हाई? एक्चुअली बेसिकली उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने जब LLM किया वहाँ से, तो उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ता है अगर आपने सोलिसिटर होना है, अदरवाइज आप फॉरेन लॉयर के तौर पे रजिस्टर होते हैं इफ़ यू गो थ्रू देयर मतलब लीगल सारा ये करने के लिए। तो चूंकि रहने का प्रोग्राम नहीं बना, कंटिन्यूअसली रहना पाकिस्तान से ज़्यादा ही शायद लगा राइट। हुआ है तो इस वजह से वो ऐसा नहीं हुआ आई थिंक कि मतलब ज़बरदस्त है कि आपने बेशक स्टडीज बाहर की, लेकिन यू आर सर्विंग इन पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज वेरी अ फीमेल एडवोकेट। थैंक यू, वेरी ट्रू। तो जब इमिग्रेशन की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि मेरे ख्याल से शुरू से चलता आ रहा है और सबकी ख्वाहिश होती है कि वो इमिग्रेशन कर ले या माइग्रेट कर ले या दूसरे मुल्क हिजरत कर जाए या कोई अच्छे जेन्युइन तरीके से वो स्टूडेंट वीज़ा पर चला जाए, पढ़ाई के लिए चला जाए, या चले बिजनेस अपना एक्सपैंड करने के लिए लोग बाहर की कंट्रीज़ का जो है वो चुनाव करते हैं, या स्किल्ड एजुकेशन जो है या स्किल्ड पर्सनैलिटीज़ है उनके लिए एक डिजर्विंग मेरिट लिस्ट होती है जो कि कनाडा में बहुत चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत चल रही हैं। इन सब के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जिस फर्म के साथ काम करती है, कौन कौन सी इमिग्रेशन आप लोग करवाते हैं? पहली बात तो मैं सबसे पहले विषय ये कहूँगी कि इमिग्रेशन मैं आज एक पढ़ रही थी, उसमें है कि हिजरत में बका है, हिजरत कर लेनी चाहिए। हमारे नबी ने भी हिजरत की। उस बंदे को उस वक्त फील होता है कि मुश्किल बहुत है, जब आपको लगे कि कंट्री में आपके लिए आप एक तो आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट। एक आप अपने कंट्री में आपको फील होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सर्वाइवल मुश्किल है, तो आपको बाहर की वो मतलब अपॉर्चुनिटी ऑप्शन को ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। और जहाँ तक आपका ये है कि इमिग्रेशन किन किन कंट्रीज़ में और क्या क्या होती है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें लोग जा सकते हैं, उनमें इमिग्रेशन, स्किल्ड इमिग्रेशन भी है, बिजनेस इमिग्रेशन भी है और स्टूडेंट वीज़ा भी है। ये नॉर्मली नज़र आने वाली वो जो चीज़ें पीक पर होती हैं है। जिनमें एग्जैक्टली पीक पर है। उसके अलावा अनस्किल्ड में भी चीज़ें आती हैं, लेकिन स्किल्ड में पॉइंट बेस्ड होती है। आपको एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इन चीज़ों के पॉइंट्स हैं, इंग्लिश के पॉइंट्स होते हैं। 4 मेजर मतलब कंटेंट हैं जिनके ऊपर आपको आपकी चीज़ें टॉप पे होनी चाहिए: एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड योर इंग्लिश। तो ये एज बताइए, का मतलब ज़्यादा होना नहीं, एज का मतलब है कि तो स्किल्ड इमिग्रेशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली। ये बता दें कि स्किल्ड इमिग्रेशन कौन कौन कर सकता है? अनमैरिड कर सकते हैं या मैरिड कर सकते हैं, या फैमिलीज वाले कर सकते हैं? किस एज में कर सकते हैं, किस एज तक कर सकते हैं, और क्या क्वालिफिकेशंस हो, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी देर तक हो जाता है? नॉर्मली जो मतलब स्किल्ड इमिग्रेशन है उसमें आपकी एज लिमिट 45 तक की हो। अंडर 45 आप यूजुअली स्किल्ड इमिग्रेशन पे क्वालिफाई करते अप्लाई हैं, कर सकते हैं आप? अप्लाई कर सकते हैं फीमेल और और मेल क्वालिफाई भी दोनों? कर सकते हैं। एनी मैरिड होना या ना होना उसमें मैटर डजंट नहीं मैटर। करता। नहीं है तो आपको पॉइंट मिलते हैं, अदरवाइज आपके स्पाउस को वो पॉइंट पूरे करने होते हैं। और जो मतलब ये आपका एज का और एजुकेशन जो है वो आपकी 16 ईयर क्वालिफिकेशन तो मस्ट है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया इसके पूरे पॉइंट देता है, कनाडा में 18 ईयर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यूएस में भी आपकी 18 ईयर क्वालिफिकेशन EB-2 NIW को क्वालिफाई करती है। बाकी कंट्रीज में कहीं पे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होती है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल यूके में अगर आपने इमिग्रेशन करनी है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड है। तो मतलब अगर हम एज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो आपका मिनिमम 3 ईयर का
क्वालिफाई करता है उसको। इंग्लिश का जो हम हमेशा कहते हैं कि लोगों के लिए एक सबसे बड़ा बैरियर होता है इंग्लिश का, वो एक है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपके उस मॉड्यूल में 7 ईच या उसके इक्विवेलेंट मार्क्स आने चाहिए, तो तब आप क्वालिफाई करते हैं। मतलब उसमें आइल्स भी हो सकता है, पीटीई भी हो सकता है। पीटीई कोर कनाडा एक्सेप्ट करता है, पहले वो सिर्फ आइल्स करता था, और ऑस्ट्रेलिया एकेडमिक आइल्स, पीटीई, टॉफल, सीए, वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है, वो फिर इंडिविजुअली मतलब उसकी असेसमेंट होती है कि वो उसको क्वालिफाई किस लेवल पे करते हैं। तो एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इंग्लिश, ये 4 कंटेंट हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी इमिग्रेशन में किसी भी कंट्री में। तो ये बताइए इसको अप्लाई कैसे करते हैं? आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है एज़ एन एजेंट? एज लॉन्ग एज विश्वास में ये चीज़ें देखी जाएं तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी कैन डू इट। फ़र्क वहाँ पे सिर्फ ये आता है कि जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं और वो एजेंट आपको जेन्युइन पाथवे गाइडलाइन देता है, उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को डील कर रहा होता है, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस का आउटकम भी आता है। तो वो एक्सपर्टी होती है वहाँ पे एजेंट की। अदरवाइज़ तो मतलब ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हर कंट्री ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, ऑफ़िशियल, आई मीन इट ऑफ़िशियल, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखा खा के और चीज़ों स्कैम्स भी पे होते हैं। चले जाते हैं और उसमें मतलब अप्लाई कर दें तो वहाँ पे उनको पता ही ना चले। मैं एक दफ़ा, बल्कि मेरे सामने बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि इसकी था, मतलब ये इसका वीज़ा अप्लाई करना था मालदीव्स का या किसी कंट्री का, तो वो मेरी उन्होंने उसको सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना था। तो सिंगापुर में उन्होंने चूँकि एम्प्लॉयी वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी, हम वी डोंट डील फॉर सिंगापुर और थाईलैंड वगैरह। तो उन्होंने वेबसाइट एक सर्च की सिंगापुर की और उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई कर दिया, फ़ी पे कर दी, एंड लेटर ऑन पता चला कि वो वेबसाइट ही फेक थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियली उन ऐसे चीज़ों को स्कैम्स जाके बहुत करें। होते हैं और मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। नाज़रीन को ये बताना बहुत ज़रूरी है, इनको अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर तो वो वाक़ई जेन्युइन वेबसाइट है, लेकिन मशावरत के बाद कीजिए या किसी को एज़ अ मीडिएटर या एज़ अ अपना गाइड या मेंटोर बनाकर ज़रूर रखिए। जैसे कि आप लोग अगर लाइसेंस्ड एग्जैक्टली। लॉयर्स के साथ राब्ता करते हैं, तो आप इस प्रोसेस से ईज़िली जा सकते हैं। ये बताइए इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं हम। इन्वेस्टमेंट के बगैर भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? स्किल्ड इमिग्रेशन में इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। द मोमेंट वी टॉक अबाउट, या हम नेम करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस इमिग्रेशन की तरफ चली गई हैं। बिजनेस इमिग्रेशन हर कंट्री का एक अपना क्राइटेरिया होता है। कनाडा भी करता है, न्यूजीलैंड भी करता है, ऑस्ट्रेलिया मतलब उसमें ज़रा बदल के इनोवेटर की तरफ आ जाता है। लेकिन स्किल्ड इमिग्रेशन की मैं बात करना चाहूँगी, हम बिज़नेस की तरफ भी आ रहे हैं। हाँ, ये नाज़रीन को ज़रूर क्लियर कीजिए कि क्या उनके बैंक अकाउंट्स भरे हुए हों? बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए बिल्कुल भी इफ यू आर नहीं। अप्लाइंग फॉर स्किल्ड? मैं आपको बैंक अकाउंट भरे हुए पे तो मेरा आंसर है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज वो आ जाता है कि कुछ कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में तो बैंक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है एज प्रूफ ऑफ फंड्स। लेकिन अगर राइट, मैं कहूँ कि उन्हें अपनी सैलरी शो करनी है, बिकॉज स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एज़ एन एम्प्लॉयी। सैलरी के सिनेरियो में उन्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। लेकिन प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पे, जिसमें वो कहते हैं ना कि आपने अपने बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं और वो पैसे आपके जेन्युइनली पड़े हुए हैं हाँ जी, और आप उनको होल्ड करते हैं उतना टाइम रिकमिट चल पीरियड रही के होती लिए। है। एग्जैक्टली। तो कनाडा उसके बगैर तो एक दिन का भी आपका ब्रेक डाउन आ जाए उसमें, तो वो कनाडा आपकी एप्लीकेशन को इनएलिजिबल कर देता है। उस सिनेरियो में प्रूफ ऑफ फंड्स आपको 100% रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ वो नहीं रिक्वायर्ड। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। प्रूफ ऑफ फंड्स का मतलब है एक सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जांपल सिंगल एप्लीकेंट है तो उसको 13,700 के करीब अपने बैंक अकाउंट में डॉलर अपने रखने होते हैं। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? आप उसको मतलब अगर कैनेडियन में करें तो 200 से 210 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो इतने पैसे बनते हैं कि वो कनाडा में आप ने अगले कोई 6 मंथ्स या 1 ईयर की एग्जैक्टली आपकी एक सेविंग्स हो। आपने 20-25 लाख, 26 लाख आपके अकाउंट में है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें जा सकते हैं। 6 मंथ का नहीं, प्रीवियसली वो चेक करते हैं, प्रीवियस 3 मंथ्स के अंदर आपके पास इतना। स्टेबिलिटी है फंड्स की। एग्जैक्टली। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़रूरत नहीं होती, वेरी बिल्कुल। करता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन अगर आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेरिट तक मीट
मेरिट्स को मीट करते हैं तो आप यू कैन इजीली हैव अ स्किल्ड इमिग्रेशन टू एनी अदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कनाडा। बिल्कुल बिल्कुल। मूविंग टुवर्ड्स बिजनेस इमिग्रेशन, ये बताइए बिजनेस इमिग्रेशन क्या बिजनेस कंपनीज कर सकती हैं या स्टार्टअप्स ने जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया होता अपने 1-2 महीने पहले कंपनीज वो भी कर सकती हैं, या इसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए उसमें भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। एज कुछ इन कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस इमिग्रेशन यूके की करना चाह रही हैं, तो आपकी अगर कंपनी आप रन कर रही हैं, तो आप अपनी कंपनी मतलब सिस्टर कंपनी या फ्रेंचाइज आप यूके में खोल के तो 1 साल उसको रन करके तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यू हैव ओपन एन ऑनलाइन। हाँ, आपको अपने अकाउंट में शो करना पड़ता है कि मैं एटलीस्ट 50,000 पाउंड की रनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लो ऑफ करूंगी। बिजनेस है। मैं रनिंग फ्लो ऑफ बिजनेस तो आप अपना शो कर रहे हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में जाके तो मिनिमम आपके पास 50,000 पाउंड तक की अमाउंट होनी चाहिए। अगर मैं न्यूजीलैंड को करूं, जो कि सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में बेहतर और ईजी है, तो वो $1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। न्यूजीलैंडी डॉलर ₹170 का है या ₹172 का है, आई थिंक। तो जब आप उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं, तो वो आपको आसानी के साथ, आपने फिर खैर उसमें क्राइटेरिया ज़रा मीट करना होता है कि इतने एम्प्लॉयज़ को जाके रखेंगे, दैट इज़ अ प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल वो देना होता है। सारे कंट्रीज जो है वो बेसिकली आपका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। राइट। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पिछले दिनों से एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि उन्होंने गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है, जिसमें आप 1.3 मिलियन या 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से मैं आपको कह रही थी कि फ्रॉड ज़रूर हो जाता है या लोग मिसगाइड कर देते हैं। ऐसे सिनेरियो में ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना बहुत ज़रूरी होता तो है। ये बताइए, जो अभी आपने थाईलैंड वाले फ्रॉड की बात की है, इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं है थाईलैंड की? थाईलैंड नहीं, मैं गोल्डन वीज़ा की दुबई की बात, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की? ये एक मैं दोबारा हाइप कर क्रिएट लेती हुई हुई है कि हूँ। वो ये उसमें। बताइए, जो गोल्डन वीजा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, बहुत इसकी मार्केटिंग की जा रही है और लोग इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है? नहीं, और इसमें बिल्कुल अभी करंटली ऑस्ट्रेलिया ने उसको नो किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ये 188 सब क्लास होती थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने करंटली बंद की हुई है। वहाँ पे उन्होंने लोगों को लेके वो चीज़ें करना मतलब छोड़ा हुआ है। और अब लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का वो वीडियोस देखी जिसके ऊपर ये आता है कि गोल्डन वीज़ा अभी स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, उनकी एक सब क्लास है 858, जिसमें आप इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ आ सकते हैं कि आपका प्रपोजल जो है वो इनोवेशन के ऊपर है, कोई इनोवेटिव आइडिया का के साथ है, उसके ऊपर आप लेके और जाएं तो उसमें अपना। इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है? हाँ, उसमें इन्वेस्टमेंट आपको पहले से करने की या एक सर्टेन डिफाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें आपकी इनोवेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उसके मतलब क्राइटेरिया पर उतरता है। प्रपोज्ड एंडिवर में उनके इंटरेस्ट में है, जिसमें राइट। ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट में है, तो वो इनोवेशन आपकी, दैट इनोवेशन इज काउंट हो रिक्वायर्ड जाती इन है। अमेरिका एज वेल। यूएसए में भी रिक्वायर्ड है। यूएसए EB2NIW एंटरप्रेन्योर्स के लिए खसूसी रन करता है, जो कि इनोवेटिव आइडिया के ऊपर है। उसमें इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट की कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, इट्स योर आइडिया, इट्स अ प्रपोजल, जो मतलब जिसके ऊपर आपकी चीज़ चल रही होती है। तो बिजनेस इमिग्रेशन जितनी भी आती है वो $1 लाख, $2 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ कनाडा, न्यूजीलैंड तो विदाउट इनोवेशन के देते हैं। बाकी कंट्रीज जो है वो इनोवेशन के साथ है। यूएसए का बताइए, बिजनेस इमिग्रेशन कितनी आसान है यूएसए में? यूएसए ने अलबत्ता अभी गोल्ड वीजा स्टार्ट किया हुआ है, ट्रम्प ने वो जो दिया। उससे पहले E2 की इन्वेस्टमेंट वाज अ वेरी गुड मतलब ऑप्शन लोगों के एज इन लिए। हाउ? उसमें तो आप 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते थे, लेकिन जब से गोल्ड वीज़ा आया है तो उस वक्त से वो चीज़ें ज़रा स्लो डाउन हो गई हैं। मतलब उन्होंने उस सब क्लास को बंद नहीं किया, लेकिन स्लो डाउन ज़रूर हो गई हैं, क्योंकि गोल्ड वीज़ा जो है वो आपको तकरीबन $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। सो द कंट्री इज़ ऑलवेज थिंकिंग ऑन इन देयर इंटरेस्ट, कि उनके इंटरेस्ट में क्या चीज़ है तो वो उसको चलाएंगे, उसको रन करेंगे। मतलब अमेरिका अगर वो ये चीज़ें कर रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा, ना कि किसी और मुल्क के। पोर्चुगल की जो बात करते हैं, या इसके हवाले से जो पूरा हम कह सकते हैं मार्केटिंग हर जगह चल रही होती है कि आप इतने इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे कोई ज़मीन खरीद लें, या इवन कि टर्की की बात भी होती है दैट इज़ ट्रू। कि वो ज़मीन आप खरीद लें तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा, या आपको वहाँ की जो भी है सर्टन। इमीडिएट तो खैर वो नहीं है, उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसमें आपने वहाँ पे रहने का इज इट क्राइटेरिया मीट बेनिफिशियल? करना। बेनिफिशियल इन अ वे क्यों नहीं है, मतलब आप अगर शेंजन कंट्री में जाके अपना वहाँ पे लैंड लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम
1-1.5 लाख यूरोस तक की इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तानी कितने बनते होंगे अब अराउंड? आप यूरो को आप मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि हम तो आवाम को ज़रा उनकी हाँ जी, करेंसी में हाँ। अभी रिलेट मैं करना अगर चाहेंगे। एग्ज़ैक्टली 100,000 को आप मल्टीप्लाई बाय यूरो जो है वो 300 समथिंग का है मेरा ख़्याल, 343 उसके 341, 42। अब इस अराउंड है। तो वो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, जो कि पिछले दिनों में 300 तक था, अब बढ़ गया, अब पाउंड 400 के ऊपर चला गया है। तो जी। अगर आप इन्वेस्टमेंट को वो देखें तो इतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो फिर तो उसके बाद आपको थोड़ा-सा वहाँ पे रहने का टाइम पीरियड पूरा करना होता है, एंड देन आफ्टर It's a 5 years hassle and you इट्स can अ better do something if you have such investment to do with it in Pakistan, I हाँ, would say. लेकिन ख़ैर पोर्चुगाल इज़ अमंग द कंट्रीज़ जिसको मैं ये कहूँगी कि हाँ, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हैं। जो लोग कैरेबियन स्टेट्स में करते हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा वो हमेशा रहा है कि क्योंकि कैरेबियन स्टेट्स यूएस के साथ जो स्टेट्स हैं, उनमें कैरेबियन स्टेट्स में आपका जाना इतना आसान नहीं होता पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज़ यू डोंट फ्लाई फ्रॉम पाकिस्तान, और आपका वीज़ा भी पाकिस्तान से नहीं होता, वो दुबई से जाके होता है। तो उस सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, लेकिन पोर्चुगाल की अगर बात की जाए तो यस, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टर्की की अगर बात की जाए तो एक टाइम पे टर्की $2.5 लाख पे था, जो कि अब $4 लाख+ पे चली गई है उनकी। तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया था, वो आपने अगर आप अवेल कर सकते हैं तो फिर उसके ऊपर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब मैं अगर कहूँ कि आप टर्की में $4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ जाएँ, डॉलर मीन्स अमेरिकन डॉलर, तो व्हाई नॉट टू स्पेंड देन फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, जहाँ पे आपको इंग्लिश कंट्री है, वीज़ा मिलना आसान है, लैंग्वेज बैरियर को भी लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या आता है। और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी कोई ये लोग जो जा रहे होते हैं, इनको ये भी हमेशा एक फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चों ने उसमें पढ़ना है, ग्रो करना है, और उनका वहाँ पे फ्यूचर क्या होगा। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप व्यू में रखें तो आप इस वक्त मतलब अगर हम देखें तो जो ये स्टेट्स हैं यूएई और सऊदी अरब वगैरह, जो गल्फ मतलब गल्फ स्टेट्स हैं, उनमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे जाके लोगों को एक अट्रैक्शन होती है कि चलें वहाँ पे अल्लाह ताला का घर है और वहाँ पे लोग जा सकते हैं, या दुबई में उन्हें लगता है। तो अगर बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो फिर सोच समझ के और अपने उन एरियाज को एड्रेस करके करनी चाहिए जो फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम ना पड़े। अदरवाइज तो आप फिर सोचेंगे अगली मूवमेंट करनी है। तो इट शुड बी विजिलेंट, मतलब सोच समझ के उस चीज़ की तरफ, यहाँ पे गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। आप देखें जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हम हमेशा उन्हें कहते हैं कि करियर काउंसलिंग रिक्वायर्ड है। करियर काउंसलिंग का मतलब है कि बच्चे को गाइडलाइन दी जाए। द सेम वे अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या ऐसे एजेंट के पास जाते हैं जो आपको एटलीस्ट पाथवे दे सके, बता सके कि आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट तो आपको कहाँ को मूव करना चाहिए, क्योंकि आपकी वो जो सर्टन क्यूरी होगी वो उस बारे में होगी जो वन ऑन वन के है। ठीक। स्टूडेंट वीज़ा की तरफ चलते हैं। ये बताइए, जब स्टूडेंट इमिग्रेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, अब तक आपकी फर्म ने कितने स्टूडेंट्स को डील किया? स्टूडेंट में डील देखें, उसमें मैं स्टूडेंट का वो नंबर काउंट टेड तो नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद ऑफिस भी है, फैसलाबाद ऑफिस भी है, ओवरऑल लाहौर जनरली ऑफिस भी अगर है। आप कर सकें। मतलब हंड्रेड्स। पहले ये उसमें नहीं जाते थे हम लोग, स्टूडेंट वीज़ा की तरफ बहुत अरसा पहले से नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा को आप ये समझें कि हमारी जो इमिग्रेशन की जो फैमिलीज गई या जिन लोगों को, उनका वो ट्रस्ट ज़रूर बिल्ड होता है फिर इस चीज़ की तरफ। देन दे वांटेड कि आप, हमारे बच्चे ने अगर पढ़ने के लिए जाना है तो वो आपके थ्रू ही जाए। तो दैट वाज द मोमेंट जिसमें हमारा टर्निंग पॉइंट था, जिसमें इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने अपना स्टूडेंट वीज़ा को भी स्टार्ट कर दिया। वरना स्टूडेंट वीज़ा में अगर मैं हिस्टोरिकली कहूँ तो हमारी जो फ्रॉम 2009 से जो ऑनवर्ड्स हिस्ट्री आ रही है वो इमिग्रेशन की तरफ थी, इमिग्रेशन स्किल्ड एंड बिजनेस इमिग्रेशन। लेकिन बाद में ग्रेजुअली लोगों के ट्रस्ट और उन चीज़ों ने ये इस लेवल पे लेके आए कि हमने स्टूडेंट ये वीज़ा को डील किया। कैटेगरी भी आपने स्टार्ट की है। एग्जैक्टली और उसमें 2017-18 से मतलब वो जो चीज़ें स्टार्ट हैं उसमें ऑफ एंड ऑन जितनी वो हैं उसमें फिर ये आता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपकी कितने, कौन सी पैनल पे हैं आप, किन किन कंपनी, किन किन के साथ अटैच हैं, स्टडी ग्रुप है, अप्लाई बोर्ड है, या कौन कौन से हैं जिनके साथ आप एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। वो एक मतलब सिनेरियो होता है जिसमें हम स्टूडेंट की का हमें फ़ी देना मैटर ही नहीं करता। उसमें ये है कि यूनिवर्सिटी की आपने फ़ी पे करनी है। उसमें हम एटलीस्ट गाइडलाइन या पाथ पे उनको ये ज़रूर बता रहे होते हैं कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू। कितने स्टूडेंट्स अब तक आपने ऑलमोस्ट डील कर लिए होंगे? मैं उसमें अभी फॉर एग्जांपल मैं करंट का कहूँ तो मैं
इस इनटेक की बात करूं, 2 इनटेक्स की, इस ईयर की बात करूं 2024 की, तो वो 100 प्लस है, ठीक है, और ये जिनमें बताइए 100+ स्टूडेंट्स में कितने बच्चों का जो स्टूडेंट वीज़ा वो लगा है आप लोग के थ्रू? देखिए, अब अगर इवैल्यूएट करके स्टूडेंट का आ जाता है, मतलब उनका कैश लेटर या उनका I-20 आ जाता है, तो मोर लाइकली अमेरिका की तरफ अगर मैं देखूं तो वहाँ पे स्टूडेंट के वीज़ा की रेशियो कम रही है, उनमें से कुछ रिफ्यूज़ल्स भी हैं, बट अदरवाइज ऑनवर्ड्स अगर मैं यूके को कहूँ तो वो 200% है मतलब ठीक 100% से भी ऊपर है। ठीक लेकिन यूएस में चूंकि थोड़ा इंटरव्यू बेस्ड होता है, तो स्टूडेंट को अपना जेन्युइन एंट्रेंट साबित करना पड़ता है कि आई एम अ जेन्युइन एंट्रेंट फॉर द टू द कंट्री। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो घबरा भी जाते हैं। वो जेन्युइन स्टूडेंट हों भी, पढ़ने के लिए भी जा रहे हों, तो वहाँ पे उनको कोई कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें वो रह जाते हैं चीज़ों में। ठीक। ये बताइए इन्वेस्टमेंट्स कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए? स्टूडेंट वीज़ा में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। स्टूडेंट वीज़ा इज़ योर फी स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब यूनिवर्सिटी, कहा जाता है कि आपने कॉलेज। बैंक स्टेटमेंट इतनी शो करवानी है या फ्रीज़ करवाने हैं आपने अपने अकाउंट्स, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, वो तो डेफ़िनेटली आपको, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर मैं यूके की बात करूँ जो कि जहाँ पे वीज़ा रेशियो 100% है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन से मुराद है, आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उसकी फ़ीस 16,000 है और 16,000 आपका लिविंग एक्सपेंस आपने शो करना है। तो आपकी फ़ी एंड लिविंग एक्सपेंस वो अगर 32,000 पाउंड तक आ गया, तो आपको तकरीबन 1 करोड़ की तो बैंक स्टेटमेंट, ऑलमो 80-90 लाख की तो बैंक दैट स्टेटमेंट कुड शो करानी। जस्टिफाई कि हाउ यू वुड लिव और एग्जैक्टली, सर्वाइव। सर्वाइव, क्योंकि आपके पास फी भी है और आपके पास लिविंग एक्सपेंस भी है, वो आप मीट ठीक। कर सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे कि मैं उस मुल्क में जाके कमा लूंगा, तो इनिशियली तो आपको ये शो कराना है ना, मतलब मैं स्टूडेंट के तौर पे जा रहा हूँ, मैं कमाने के लिए तो नहीं जा रहा। ठीक है, यूएसए का बताइए? यूएसए में भी इट्स द सेम क्राइटेरिया। हाँ, अलबत्ता यूएसए में फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी परसेंटेज कितनी अच्छी है। आपके मतलब मेरा भतीजा है, उसको 41,000 की डॉलर की उसको स्कॉलरशिप मिल गया। मतलब अगर आप कहें तो वो 65,000 डॉलर की फ़ी थी, जिसमें 41 मिल गया, तो आपके पीछे 25 के करीब वो रह गए, जो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है। तो उस सिनेरियो में फिर वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। फिर स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप मिल जाती हैं? एग्जैक्टली वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी परसेंटेज पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपका ओए लेवल्स में आपके एज कितने ग्रेड्स और हैं, आपकी ग्रेड्स क्या परफॉर्मेंस। हैं, वो सारी चीज़ें काउंट ठीक। होती हैं। तो अगर आपका वो मीट कर रहा है, तो अब फिर आपने बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करनी है, $25,000 जमा $12,000 फॉर एग्जाम्पल। तो आपने इतनी लिविंग एक्सपेंस और यूनिवर्सिटी फ़ी के साथ आपने इतनी थोड़ी वो शो करना है। ठीक है। लेकिन 4.5 या 5 मिलियन तक तो किसी ना किसी सिनेरियो में भी हर बच्चे को इतनी फ़ी शो करनी होती है। ये बताइए जिससे आपने देखा कि जंग की सूरत-ए-हाल थी और पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई। इसके बाद हमारा जो सिनेरियो है, हमारी जो एक सॉफ्ट इमेज है, वो कुछ हद तक बेहतर हुई है। हमारा स्केल जो है अपग्रेड हुआ है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या देखती हैं कि क्या सडन चेंजेज़ आई है? बाकी कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ क्या रवैया है इन टर्म्स ऑफ गिविंग वीज़ाज़ और इमिग्रेशन वीज़ाज़ और एंट्रीज़? बहुत मेजर उस चीज़ में फ़र्क तो नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज ज़रूर क्रिएट हुआ है। लेकिन मैं उसमें एक मतलब रिक्वेस्ट करूँ, मेरी आपके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी ऑस्ट्रेलिया ने लॉटरी वीज़ा स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरे पास बेतहाशा क्यूरीज आई हैं ये हमारे लॉटरी पास वीज़ा रोज़ाना। क्या होता है? लॉटरी वीज़ा 462 सब क्लास है उनमें, जिसमें हॉलीडे वर्किंग के लिए लोग आ सकते हैं आपके मुल्क से। तो वो लोग मतलब हमारे से कंटिन्यूसली पूछ रहे थे 15 जुलाई तक कि आप लॉटरी में कोई भी बंदा, हमारे इसमें पैसों की भी ज़रूरत नहीं, बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं, मिनिमम आपने मतलब 50,000 में समझ लें, वो फ़ी भी उनकी मिनिमम सी है, वो पे करके तो आप जा सकते हैं। तो उस सिनेरियो में लोगों का ये था कि आप हमें क्यों नहीं बता रहे उस चीज़ में। तो अब वहाँ पे फिर मैंने एक मतलब अपना वीडियो दी, जिसमें मैंने लोगों को बताया, रिजवान साहब ने बताया कि बेसिकली ये जो लॉटरी वीज़ा है, ये वीज़ा सर्टेन कंट्रीज के लिए है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है चाइना, इंडिया और वियतनाम के और साथ। पाकिस्तान इसमें नहीं है। पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। ठीक। तो अगर कोई गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर एमओयू गवर्नमेंट साइन्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और करे और बिल्कुल गवर्नमेंट ये गारंटी दे कि मेरे जो लोग जा रहे हैं आएँगे वो वापस। आएंगे वापस, और ये सिर्फ मतलब पार्टनरशिप स्पेसिफिक हो काम जाए, के लिए जा एमओयूज़ रहे हो हैं, जाए, तो देखें राइट। लोगों को एक्सपोजर मिलेगा। आपका ज़र मुबा एक्सचेंज होता है, आपका ज़र मुबादला, आपकी चीज़ें, आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें
हमारी गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है और हम इस काबिल हैं, हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग मतलब बहुत मैं कहती हूँ ज़हीन है, इंटेलिजेंट हैं, जो इस चीज़ में जा सकते हैं। ये बताइए, यूएसए के विजिट वीज़ास की बात करते हैं, बहुत से रूमर्स थे, अफवाहें फैली हुई थी जंग के बाद कि शायद उन्होंने अपने पोर्टल्स बंद कर दिए हैं या वो एंट्रीज नहीं देंगे या कोई ऑरेंज लिस्ट है, रेड लिस्ट है। पाकिस्तानियों के लिए कितनी आसानी कर दी है यूएसए ने, ये बताइए। पाकिस्तान का इसमें इस बारे में इमेज बहुत अच्छा है। विजिट वीज़ा में पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान उनकी ऑरेंज या रेड लिस्ट में शामिल नहीं है। उनमें कुछ सर्टेन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में B1 B2 वीज़ा उनका है विजिट वीज़ा के लिए। हाँ, लेकिन स्टिल एक बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये समझते हैं कि अमेरिका ने लीनियंसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके विजिट वीज़ा को क्वालिफाई नहीं कर रहे तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। मतलब जेन्युइनली आपका टाइज आपके कंट्री में मेरिट पर स्ट्रांग ही है, नजर आने। राइट, मेरिट मेरिट तो वो हर हाल में रखेंगे, मेरिट से ऑब्वियसली आउट नहीं होंगे। स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन उसका है। मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपका पर्पस जो है वो विजिट है, आपकी टाइज आपके मुल्क में स्ट्रांग है, एंड यू विल रिटर्न बैक टू योर कंट्री आफ्टर विजिटिंग द कंट्री। ट्रू। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ये अगर आपका क्राइटेरिया मीट होता है तो अमेरिका आपको 100% वीजा ठीक देगा। है, आप लोग 2016 से अपनी फर्म्स चला रही हैं नहीं, और ये बहुत से लाहौर ऑफिस चला रही हूँ मैं 2016 से, अदरवाइज हमारी फर्म 2009 से चल रही है। 2009 से जो आप लोग एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर इमिग्रेशन हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तानी शहरियों को, कोई ऐसे सर्टन केसेस आपके साथ हुए हों जिनमें आपके साथ फ्रॉड हुआ हो कि इमिग्रेशन के नाम पे या स्टूडेंट के नाम पे बच्चे गए हों और आगे जाके गायब हो गए हों, या कोई शहरियों ने कोई ऐसा वायलेशन की हो लॉ की किसी और कंट्री में जाकर, कोई ऐसे वाकयात शेयर कीजिए। ऐसे वाक़यात बहुत सारे मतलब हुए। अमेरिका के बारे में मैं पर्टिकुलरली बता दूँ, हमारे स्टूडेंट जो गए फिर वो कंपनी आपको बैन कर देती है या यूनिवर्सिटी आपको बैन कर देती है उस सिनेरियो में जहाँ पे आपका स्टूडेंट अगर गया है और वो और इसके बदल लेता क्या है और वो स्किप कर जाता रेपरकशन है। है ये भी बताइएगा। उसके लिए देखें, मैं किसी की यहाँ पे उनका पर्पस देखूं या मैं किसी से मिलती हूँ, तो आपने ये जो कहा कि यूजुअली मतलब एजेंट फ्रॉड करते हैं, तो बहुत सारी दफ़ा आपके साथ जी। उल्टा भी हो जाता है, वाइस वर्सा भी हो जाता है। उस सिनेरियो में आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा मतलब प्रिकॉशनरी तो हम ये समझते हैं कि जो लोग आते हैं हमारे पास वो स्टूडेंट ही है, वो जाके बदलेगा नहीं या वहाँ पे छोड़ेगा नहीं या यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ेगा। उसके बारे में यूनिवर्सिटीज़ ने क्राइटेरिया ज़रा टफ कर दिया। पहले आप विदाउट फ़ी चले जाते थे, अब आपको कम से कम 50% फी देनी पड़ती है। 6,500 फॉर एग्जांपल डॉलर आपने पे किए हैं, तो एटलीस्ट आपको जाके एक सेमेस्टर तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उस यूनिवर्सिटी में। यू आर और फिर सीरियस स्टूडेंट। या स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ। पहले ये होता था कि आपकी फ़ी अमेरिका बेसिकली आपको एक ऑप्शन देता है। यूके में आप यूनिवर्सिटी जाएँ, यूनिवर्सिटी बदल नहीं सकते। अमेरिका में जाएँ तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। राइट। आपके पास ऑप्शन होती है, आप बदलें, आप महँगी यूनिवर्सिटी में गए हैं, उसके बाद सस्ती में चले जाएँ। अब यूनिवर्सिटी ने आपको I-20 दिया, आपको सारा कुछ किया, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया। आगे उनका लॉ लीनिएंट है इस बारे में। दे गिव यू द सो मतलब दे से फ्रीडम। कि आगे से आप स्वीप। हाँ एग्जैक्टली जी। तो उस सिनेरियो में यूनिवर्सिटीज ने अब ये पॉलिसी बनाई है कि वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें कि वो पहले ही फीस ज्यादा लेते हैं, उसके बाद आपको I-20 इशू ताकि होता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो लॉक हो एग्जैक्टली जाए उस लॉक हो जाए, यूनिवर्सिटी के साथ। और जब आप एक सेमेस्टर फिर पढ़ लेते हैं फिर आप अगला भी पढ़ लेते जाहिर सी बात है। तो ये बताइए, असाइलम के कोई ऐसे केसेस जो आपके सामने आए हों, या असाइलम के केसेस जो जिनका आपने प्रोसीड करवाया केस, आइदर इट वाज स्किल्ड और अनस्किल्ड, बिजनेस और स्टूडेंट वीजा, असाइलम कभी किसी ने इस तरह से किया हो, अप्रोच किया हो इस सर्टेन कैटेगरी में? हैं। मैं आपको बताऊं मुझे ऑनेस्टली मेरे पास बहुत सारे असाइलम की क्यूरीज आती हैं, बल्कि लोग आके कह भी देते हैं कि आप उस चीज़ को करें, लेकिन मैं खुद से इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। सो मैंने कभी कोई ऐसा केस लिया राइट, है, ना मेरी गुड, फर्म ने ऐसा केस जबरदस्त। लिया है, ना उसके ऊपर हम काम करते हैं। उसकी वजह ये है, असाइलम जो है वो आपको कोई ना कोई रीज़न दे के कहीं ना कहीं आपका कुछ इलीगल हो या कोई चीज़ हो या आप वहाँ पे गए हो, तो आपको असाइलम का अगर आप कंट्री में विद इन द कंट्री, तो वहाँ का लॉयर आपको रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान का लॉयर उस चीज़ में आपको सिर्फ बता सकता है, गाइड कर सकता है। रनिंग दैट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग असाइलम केस इन कनाडा, तो आपको कनाडा का लॉयर चाहिए क्योंकि वो कोर्ट में जा रहा होता है आपका केस। आप आयरलैंड में हैं तो आयरलैंड का लॉयर चाहिए। आप लेकिन अम, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, राइट? या उसमें उसमें वी फिर वुड आप नॉट रिकमेंड दिस टू द ऑडियंस, लेकिन हम एग्जैक्टली सिर्फ उनको अलर्ट करने के लिए बता रहे हैं। एग्जैक्टली उसमें कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें उसकी मतलब इट्स अ डाइंग नेसेसिटी, तो तब मैं कहूँ कि आप उस चीज़ की ठीक तरफ है। जाए। ये बताइए, जब यूरोप साइड की बात करते हैं
तो वहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ास मिलते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स को और क्या अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ मिलती है? स्टूडेंट को एक तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। आप किसी भी मुल्क में जाएँ तो वहाँ पे आपको, यूरोप में आपके पास शेंजन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिला, आपने डिग्री कंप्लीट की, आपने वो टाइम गुज़ारा, जॉब लॉक की, तो आप अपनी पीआर की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उनमें जर्मनी, इटली ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्री एजुकेशन भी देते हैं, जिसमें आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हैं, आपकी परसेंटेज, आपकी इंग्लिश, आपकी इस तरह की चीज़ें पूरी हैं, तो आप अपना अप्लाई करें। इटली में भी बहुत रिक्वायरमेंट आई है, थिंक दिस इज़ जर्मनी फॉर में ऑल भी। कंट्रीज़ राइट? एग्ज़ैक्टली। समहाउ टू सम एक्सटेंट। नहीं, नहीं, यूरोप में ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, ज़बरदस्त। कंपेयर टू ऑल अदर एंड दे कंट्रीज़। आल्सो प्रोवाइड यू और गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क स्पेस एज़ वेल? वर्क स्पेस तो हर कंट्री आपको लाइक देता अ है। सर्टेन टाइम पीरियड होता है। हाँ, अब वो आपको, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 20 आवर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आपका जब आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाता है तो उसके ऊपर आप फुल टाइम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बताइए जो एजेंट्स ने जगह-जगह दुकानें खोली हुई हैं या अपनी कंपनीज़ खोली हुई हैं और जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो मासूम लोगों को अपने झांसे में लपेट कर उनसे भारी रकम ले लेते हैं और फिर एंड में नतीजा भी ज़ीरो होता है। क्या एजेंट्स जब एजेंट्स पैसे माँगते हैं भारी तादाद में, क्या वो मतलब वो रीज़नेबल है? आप क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस को कि ऐसा कुछ होता है एजेंट्स पैसे माँगते हैं और फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसीड करवाते हैं क्या? जेनुइनली ऐसा नहीं है? ये बताइए। नहीं, ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि जो बहुत सारी ऐसे सिनेरियोज़ आते हैं जिनमें मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी सुनी हैं जिनमें कंपनी बाद में बंद हो गई, कंपनी ख़त्म हो गई, इतनी भारी भारी रकम लेके वो लोग चले गए, या कोई इस तरह की वो चीज़ें होती हैं। विज़िट के नाम पे भी बहुत बड़े-बड़े, मतलब हैवी पेमेंट्स ली जाती हैं और उसके ऊपर चीज़ों को किया जाता है। लेकिन उस बारे में देखें, ये क्या करना फाइनल चाहिए? उस बारे में एक ही चीज़ की जा सकती है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है, या जो ये जितने भी एजेंट्स हैं, जिस तरह मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रही थी, तो गवर्नमेंट की तरफ हम ये जा सकते हैं कि इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड कंपनीज़ को ही आप लोग हमेशा हाँ, अप्रोच करिए। रजिस्टर्ड लॉयर्स हों, रजिस्टर्ड, मतलब वो हों जिनके एटलीस्ट आपके मुल्क में। जेन्युइन यहाँ हो, मैं एक राइट? आपको बहुत बड़ी बात बताऊँ, लोग ये समझते हैं, कई दफ़ा हमारे पास आए कि जी आप कनाडा में एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो आप आईआरसीसी रजिस्टर्ड हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो आप मारा रजिस्टर्ड हैं, या आप यूके में कर रहे हैं तो वहाँ के रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, आपका अपने मुल्क में रजिस्टर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आप पाकिस्तानी सिटीज़न्स को आप डील करें, राइट? पाकिस्तानी सिटीज़न को, और पाकिस्तानी सिटीज़न हमें लेके पाकिस्तानी कोर्ट में जा सकता है। वो हमें लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके की कोर्ट में नहीं जा सकता। राइट। तो इस वजह से आपने, जो भी बंदा यू मतलब हैव जब टू बी अपना करता विजिलेंट। है, दे शुड नो कि वो लोग वहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनकी स्ट्रेंथ, वो कितने स्ट्रांग है अपने मुल्क में। क्योंकि आप अगर बहुत बिजनेसेस कर रहे हैं तो बहुत जगह आपका, यानी ऑफिसेज हैं, तो इसका मतलब है आपका भागने का सिनेरियो नहीं है। तो ये बताइए कैसे आप पता लगा सकते हैं कि एक एजेंट वाक़ई जेन्युइन है और या फ्रॉड कर रहा है या इस तरह की बस बातों में फँसा रहा है? आप उसका चेक कर सकते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, अगर पंजाब में है तो, ज़बरदस्त। कि वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे। और आप चेक कर सकते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में कि वो लोग रजिस्टर्ड है, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, या आप उनके एनटीएन को देख सकते हैं कि वो राइट, रजिस्टर्ड है, क्योंकि हर ठीक है। बंदा अपनी कंपनी तो रजिस्टर करवाएगा ना। अगर वो रजिस्टर्ड हैं 1 2 3 सिटीज में, या आप ये देख सकते हैं कि उनके ऑफिसेज कितने हैं। देखिए, भागना जिस बंदे ने या जिस एजेंट ने है, अगर वो एक जगह खोल के बैठा हुआ है तो शायद आसानी से हो, अगर 2 4 जगह यहाँ पे आपके ऑफिसेज हो तो इन्वेस्टमेंट भी यूज हुई हुई होती है। राइट। तो वो मतलब इतना आसान नहीं होता वहां से। और अगर कोई एजेंट आपके साथ फ्रॉड करे, तो आप उसकी कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? उसकी कोई क्या सज़ा है हमारे कानून में? देखिए, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ पाकिस्तान के अंदर फुली इम्प्लीमेंट होता है। आप उसको, जो आपके साथ मतलब डील करते हैं, आपको उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो चाहे आपका वाइट पेपर पे हो, इट डजेंट मैटर कि वो किसी स्टैम्प पेपर पे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। आपका एक ब्लैंक वाइट पेपर के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट राइट, लिखा यू हुआ है कैन और हैव अ आपके कॉन्ट्रैक्ट विद सिग्नेचर द हैं, तो वो कंपनी। आप उसको लेके जा सकते हैं। वो आप उसको ज़बरदस्त। एफआईए के पास भी लेके जा सकते हैं, आप उसको अदालत में भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लाइंट के साथ होना, मतलब क्लाइंट को ये देखना चाहिए कि कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं। ठीक है। बिफोर वी रैप अप द सेशन, नाज़रीन को आप कोई एडवाइस देना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें, जो कि स्किल इमिग्रेशन की तरफ आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं अनस्किल की तरफ या बिज़नेस की तरफ या विज़िट की तरफ, या स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? एनी सजेशन और एडवाइस?
देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बात की थी कि हिजरत कर लेनी चाहिए, हिजरत में बका है। हिजरत इज़ इमिग्रेशन बेसिकली। माइग्रेट करने के लिए, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास जो भी अपॉर्च्युनिटी आती है, उससे एक तो बेटर एक्सपोज़र होता है आपका, किसी और मुल्क में चले जाते हैं, वो आपने देखना है कि आप स्टूडेंट के तौर पे निकलें, तो अपनी बाकी फैमिली को भी वहाँ सेटल होके निकालने की कोशिश करें। पाकिस्तान में जब आप पैसे अर्न करके भेजते हैं, तो वो यकीनन मल्टीप्लाई होके रुपीज़ में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कोई एक बंदा भी स्टेप अप करता है तो अपने फैमिली को बेहतर फ्यूचर दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड पार्ट ऑफ द शो। और मुझे उम्मीद थैंक है यू। कि नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा। उनके बहुत से जो शक व शुबात थे इमिग्रेशन के हवाले से, जो उनसे सवालात थे, हमने कोशिश की कि हम सारे इस सेशन में रैप करें। हमने बिल्कुल जी। कुछ हद तक रैप किए हैं, लेकिन मज़ीद अगर कुछ जानना चाहती है ऑडियंस तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें। हम इसका नेक्स्ट सेशन भी लेकर आएंगे, ओनली इफ यू गाइस वांट इट। थैंक यू। थैंक यू वेरी Thank you मच। guys. Stay थैंक यू tuned for विशाल। another session. Bye bye.